हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, कब शुरू हुआ था? 4 दिन पहले। जो फर्स्ट जैसे पढ़े उनको आया समझ में चैप्टर? हाँ, इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हो बेटा? बस यही 2 चैप्टर जो थोड़ा बहुत साइकिल वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे प्लांट हार्मोन्स हो जाएंगे बस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 13 प्लांट पढ़ते पढ़ते फिर सब बोर हो गए बेटा। बस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बाकी ग्लाइकोलाइसिस हमारे अंदर भी हो रहा है, ईटीएस साइकिल हमारे अंदर भी चल रहा है, ठीक है। तो बस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, लेकिन ये सारे प्रोसेस हमारे अंदर भी चल रहे हैं। ये जूलॉजी और बॉटनी का कॉमन टॉपिक्स है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या था जल्दी रिकॉल करते हैं, आप बताओगे क्या है ग्लाइकोलाइसिस? क्या है ग्लाइकोलाइसिस? ब्रेकडाउन किसका? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू पायरुविक एसिड, ठीक है। मतलब इसमें हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का जरूरत है ग्लाइकोलाइसिस में? नहीं, हर सेल में होता है, ठीक है। इट अकर्स इन लिविंग सेल, फोटोसिंथेटिक सेल हो चाहे वो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया का सेल हो, ठीक है, एरोबिक एनारोबिक सब में ये प्रोसेस होता है। कहाँ पर होता है ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म। पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। अब पायरुविक एसिड ना 3 पाथवे जा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 था फर्मेंटेशन का, एक था हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक था हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें से किसमें CO2 इवॉल्व नहीं करता है बेटा? आप बताओगे, इसको बोलना किसमें हमारा CO2 इवॉल्व नहीं करता? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? CO2 इवॉल्व नहीं करता लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में हमारा CO2 इवॉल्व नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ना हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन फर्मेंटेशन में नहीं होता है। हमारे फर्मेंटेशन में क्या हमारे CO2 हमें मिल जाता है? नहीं मिलता है। अल्कोहलिक में भी हमें साथ में इथेनॉल भी मिल जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशंस में नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बन गया क्या? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड अब एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अब इसको करना है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंटर करेगा। तो एक लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ किसका हो रहा है? पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, इसमें क्या हो रहा है? हाँ, पायरुविक एसिड से हमारा बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A और साथ में CO2 इवॉल्व कर रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? लिंक रिएक्शन हो कहाँ पे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, हाँ, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फिर क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर रहा है। इसका सबस्ट्रेट एंट्रेंट कौन है? सबस्ट्रेट एंट्रेंट, सबस्ट्रेट एंट्रेंट, हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम A। एक्सेप्ट कौन कर रहा है इसको? सिट्रिक एसिड एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? इस 2 कार्बन के कंपाउंड को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? आपके घर पे गेस्ट आए, कोई एंटर कर रहा है, आप रिसीव करने जा रहे हैं, 4 कार्बन के बेटा, ये भी लिख दियो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? साइट्रेट या सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसमें हमारा 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कहाँ कहाँ पर हो रहा है ये आप बताओगे? 2 डीकार्बोक्सिलेशन, आइसोसिट्रेट, हाँ ठीक है, एक आइसोसाइट्रिक है, आइसोसाइट्रिक है, और इससे हमारा क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। एक यहाँ पे हमारा क्या किया? CO2 इवॉल्व किया, एक और जगह CO2 इवॉल्व करेगा, हाँ, इसी के जस्ट बाद। एक हमारा CO2 कहाँ पे इवॉल्व करा?
जब आइसोसाइट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक 5 कार्बन कंपाउंड है। फिर नेक्स्ट CO2 कहाँ पे इवॉल्व करेगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा? सक्सेनाइल कोएंजाइम A। ये क्या है हमारा? एक 4 कार्बन कंपाउंड है। यहां पर भी हमारा क्या किया? CO2 इवॉल्व किया। ठीक है, मतलब एक पायरुविक एसिड से कितना CO2 टोटल इवॉल्व कर सकता है? 3। एक पायरुविक एसिड से, एक यहां पे करेगा और 2 यहां पे करेगा। ये समझ में आया? पूरे चैप्टर में हम लोग बस यही पढ़े। हाँ, और यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जाके पूरा खत्म हो गया और हमारा CO2 बन गया, CO2 इवॉल्व कर गया। ठीक है, ऑक्सीजन का काम आ कहाँ पे रहा है बेटा? ऑक्सीजन का काम इसमें आ रहा है, ऑक्सीजन का काम इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑक्सीजन का काम, इसमें भी कहीं नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन का काम कहाँ पर आ रहा है? इसके जस्ट बाद। अब ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यहां तक हमारा एटीपी जो इवॉल्व किया, जो एटीपी रिलीज करा, एटीपी हमारा क्या हो गया? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी हमारा डायरेक्ट यूज करेगा, लेकिन जो हमारा NADH फॉर्म किया और FADH2 फॉर्म किया है, इससे हम लोगों को क्या करना होगा? एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप लोग डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते हो। समझो ये एक तिजोरी में बंद है, एक चाबी से आपको उसको खोलना पड़ेगा, और वो चाबी क्या? एक सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के बाद हमारा जितना रिड्यूसिंग पावर बना, रिड्यूसिंग पावर बना, क्या क्या था रिड्यूसिंग पावर? NADH प्लस H प्लस और FADH2। इससे हम लोग क्या रिलीज करवाने वाले? एनर्जी लेने वाले। इससे हम लोग ATP बनाने वाले। इससे कितने ATP बनेगा? 3 ATP बनेगा। और इससे कितने ATP बनेगा? 2 ATP बनेगा। कहां पे बनेगा ये सारा कुछ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं बेटा। ETS कहां पे हो रहा है? यहाँ ETS से बना, लेकिन वो काम मैट्रिक्स में नहीं हो रहा है, ये काम मेम्ब्रेन पे हो रहा है और आउटर चेम्बर। ये बेसिकली ये पूरा काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर। हाँ, इनर मेम्ब्रेन पे सारा काम हो रहा है। ये सारा काम क्या हो रहा है? ETS का इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। क्रेब्स साइकिल का काम कहां पर हो रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है, ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सॉरी। ये ना अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे मूव करते जाते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स है इसमें? 4 कॉम्प्लेक्स है। क्या क्या है? हाँ, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4। और इसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होगा ना, तो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, अब इसमें याद है किसमें कितना कंपोनेंट है? एक क्वेश्चन आप लोग का आया था, एक क्वेश्चन आप लोग का आया था, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 1 विच ऑफ द फॉलोइंग? नहीं, कौन बताया? ए? अच्छा ठीक है, अब ए में कौन कौन है? ठीक है, उसी तरीके से पूछेंगे, कोई एक जन आंसर देगा। ए में कौन कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉम्प्लेक्स 1? डिहाइड्रोजनेज। हाँ, NADH, डिहाइड्रोजनेज, FMN, FAD, FES। ए में कितने लोग हैं? ए में कोई नहीं है। बी में? सी? डी? इतना क्यों? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स 3 का क्या नाम है? चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 हमारा क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? यूबिक्विनोन रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? BC1। हाँ,
सिर्फ बी नहीं बोलोगे, बी सी वन तीनों है साइड। और ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब ये साइटोक्रोम सी कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोक्रोम सी कहाँ पे प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच में। हाँ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम सी, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है। अब आप सबका कंपोनेंट बता सकते हो? कॉम्प्लेक्स 1 में कितना कंपोनेंट है? क्या क्या? FeS, फेरस सल्फर, इसमें हमारा UQE। हाँ, साइटोक्रोम बी, और देखो लास्ट में होगा साइटोक्रोम C1, FeS और UQ, और लास्ट वाले में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। और इसी वाले में कॉम्प्लेक्स 4 में हमारा क्या है? 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर है जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन बनने वाला है? ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन लेगा और क्या बनाएगा? पानी बनाएगा, ठीक है। ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ETS ऑफ ये क्लोरोप्लास्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस। ETS ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मेजर डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन, हाँ, उसे बाई प्रोडक्ट बन जाता है, और मेन पानी वाला काम है, उसमें पानी टूटता है और इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के पानी बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। ये सब ऐसे टॉपिक है ना बेटा, जैसे मैथ सब पढ़ नहीं सकते हो, वैसे ये सब टॉपिक ना सिर्फ आप रीड नहीं कर सकते हो। कल मैं आप लोगों को रीड करवाई थी, वो पैराग्राफ समझ में आया था सिर्फ रीड करने से, लेकिन आप ऐसे बनाओगे वो समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है? एक पेपर लेना है और अपने से बना लेना है साइकिल, क्रेब साइकिल याद कर लेना, अपने से बना लेना है, तो उससे नाम वगैरह सब याद रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इन क्रेब साइकिल? और ये आंसर्स करने के लिए ना आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एक बार याद कर लो, फिर वो क्या है, बस प्रैक्टिस करना। एक पेपर उठाओ, 2 मिनट में बन जाता है साइकिल। आंसर एक्वानिटीज, आप लोग ए पर हो, फिर बी पे कौन है? सी और डी। अच्छा, ऑप्शन ई के साथ है। पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है एल्डोलेज। एक्वानिटीज का काम कहाँ पे, ये मैं बताती हूँ। इसका काम है, ये ना आपका साइट्रेट है ना, यहाँ पे आपका एंजाइम है एक्वानिटीज। एक्वानिटीज एंजाइम में जो सबसे पहले बनाता है सिस एक्वानिटेट, और सिस एक्वानिटेट आगे जाके बनाता है आइसोसाइट्रेट। एंजाइम यही रहेगा, यही एंजाइम यहाँ पर भी रहेगा और आइसोसाइट्रेट बनेगा। एल्डोलेज कहाँ पर है? एल्डोलेज हमारे ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में भी कहाँ पे? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और यहां पे एंजाइम हमारा क्या है? एल्डोलेज। एल्डोलेज है यहां पे, और क्या बन रहा है? ये बन रहा है यहां पे एंजाइम है। ये एंजाइम कहां पर है? नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज पता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। फ्यूमरेज पता है, फ्यूमरेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, याद होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हम लोग एमसीक्यू देख करके टिक कर लेंगे ना, वो चीज नहीं है कि हम लोग को सब्जेक्टिव नहीं देंगे तो टेबल नहीं याद करेंगे, तो वो फिर याद नहीं रहता है। बट एक बार टेबल याद कर लोगे, आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। कोई दिक्कत?
अभी तक हम लोग यही सब पढ़े। अब आगे आते हैं। अब क्या है हेडिंग? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये टॉपिक ना हम लोग एक तरीके से कर लिए हैं, ठीक है। इस टॉपिक में आपका क्या बता रहा है कि ग्लूकोज कितना एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है? टोटल 38 एटीपी बनाता है, 38 एटीपी बनाता है। लेकिन कब देखो 38 एटीपी हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये मैक्सिमम है, लेकिन हर बारी 38 बनेगा नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ उल्टा हो जाता है, ठीक है। 38 कब बनेगा? जब हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि ग्लूकोज है हमारा, ये ग्लाइकोलाइसिस किया, पायरुविक एसिड बनाया, और ये पायरुविक एसिड फिर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, और ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करा। क्रेब्स साइकिल 38 एटीपी बेटा तब बनेगा जब पूरा का पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करे, और जितना पायरुविक एसिड बना सारा एसिटाइल कोएंजाइम में बना, और सारा क्रेब्स साइकिल बना, सारा क्रेब्स साइकिल में एंटर करे, तब हमारा क्या होगा? 38 एटीपी। लेकिन ऐसा ना आइडियली होता नहीं है, ये है परफेक्ट। परफेक्ट कभी नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म में कुछ भी परफेक्ट जैसा नहीं है। जिस इंसान को आप बोलते हैं ना कि आपका आइडियल एकदम परफेक्ट है, उसमें भी एक ना दो कमी निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा कोई भी रिएक्शन इतना परफेक्ट नहीं चलता है कि जितना ग्लूकोज था सारा ग्लाइकोलाइसिस किया, सारा पायरुविक एसिड बनाया, सारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, और सारा क्रेब्स साइकिल में एंटर किया। और फिर ये भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का कंजम्पशन कर रहे हैं, हम लोग प्रोटीन्स भी खा रहे हैं और हम लोग फैट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे इस क्रेब्स साइकिल को एंटर करेंगे, ये भी हमारा क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल को एंटर करेगा। प्रोटीन किस चीज का बना हुआ है? एमिनो एसिड का बना हुआ है, तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और ये एमिनो एसिड या तो पायरुविक एसिड एंटर करेगा या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर वो भी इसे साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। वैसे ही फैट किस चीज का बना हुआ है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। वैसे ही ये फैटी एसिड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर करेगा, और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में, एक है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल यहां पे एंटर करता है। समझ में आया? मतलब ये एक आइडियल प्रोसेस नहीं चल रहा है। अगर ये एक आइडियल प्रोसेस इस तरीके से चले तो 38 एटीपी बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर कभी कभी क्या हो जाता है ना, जैसे ये क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे हमारा क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, ठीक है। यहाँ पे हमारा बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये बना। क्रेब्स साइकिल में हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। यहाँ पे हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बन रहा है, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एमिनो एसिड बना सकता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी हमारा एमिनो एसिड बना सकता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्लोरोफिल बना सकता है, जो पायरोल रिंग है ना क्लोरोफिल में, वो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना सकता है। मतलब क्रेब्स साइकिल का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करे, उसका प्रोडक्ट कुछ और भी बना सकता है, ठीक है। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपका ये जो 38 एटीपी है ना, ये एक थ्योरेटिकल डेटा है। ये क्या है? एक थ्योरेटिकल डेटा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि सारा का सारा मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करे, इसके कुछ इंटरमीडिएट कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा प्रोटीन और फैट भी हमारे इस साइकिल को एंटर करते हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं खाते हम लोग, सिर्फ ग्लूकोज का इंटेक नहीं करते, हम लोग प्रोटीन्स भी लेते हैं, हम लोग फैट्स भी लेते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल डेटा है कि अगर सारा का सारा ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज हो जाए तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आया? तो यही दिया हुआ था आपके रेस्पिरेटरी, क्या था टॉपिक? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। फिर क्या दिया हुआ है? फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन में आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? आपका CO2 इवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन साथ में इथेनॉल भी बन रहा है, ठीक है। तो वो आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कंप्लीटली आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नहीं टूटा। तो आपका कितना एटीपी बन रहा है एनारोबिक कंडीशन में या फर्मेंटेशन में, ये भी बताइए।
एनारोबिक कंडीशन में कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी बन रहे हैं। ये दिया हुआ बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टॉपिक हो गया? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इसके बाद आपका आता है सेम इसी से रिलेटेड है वो टॉपिक भी, एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब, एम्फी मतलब एम्फीबियंस से भी याद कर सकते हो। एम्फी मतलब एम्फीबियंस उड़ता है, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। एम्फीबियंस मतलब डुअल लाइफ, ठीक है। वैसे एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब जिसका 2 पाथवे है, ठीक है। एम्फी मतलब डुअल, एम्फी मतलब होता है डुअल, ठीक है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब इसका भी क्या हो सकता है? डुअल पाथवे है। हम लोग फर्स्ट डे से क्या पढ़े कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक पढ़ रहे। कैटाबॉलिक क्यों पढ़े? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और हमें लास्ट में CO2, वाटर और एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि यहाँ पे कुछ सिंथेसिस भी हो सकता है। एमिनो एसिड बन सकता है, फिर हमारा क्या क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये रिवर्स भी जाके प्रोटीन बना सकता है, हमारा ये फैटी एसिड बना सकता है, ठीक है। तो मतलब कुछ फॉर्मेशन भी हो रहा है, फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब एनाबॉलिक पाथवे भी हो सकता है। एनाबॉलिक पाथवे मतलब सिंथेसिस, ठीक है। कैटाबॉलिक में हम लोग समझेंगे कि फैट है, इससे क्या टूटा? फैटी एसिड बना, और फैटी एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर करके फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें फैटी एसिड का जरूरत है ना, तो हम लोग इस साइकिल से, इस रेस्पिरेटरी साइकिल से हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेंगे और उससे फैटी एसिड बना लेंगे। समझ में आया? ऐसा समझो कि ये एक प्रोसेस चल रहा है, ये एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। बेटा आप शीट वापस करो उसको। आप समझो कि ये ग्लूकोज वाला ये प्रोसेस आपका चल रहा है, ठीक है। और बॉडी में फैट की जरूरत है, बॉडी में फैट की जरूरत है, तो इसी साइकिल से हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेंगे और इससे हम लोग क्या बना देंगे? फैटी एसिड बना देंगे, सिंथेसिस कर सकते हैं। प्रोटीन का जरूरत है तो कोएंजाइम ए से हम लोग एमिनो एसिड बना सकते हैं और एमिनो एसिड से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब कैटाबॉलिक भी हो सकता है, टूट भी सकता है और क्रेब्स साइकिल एंटर करेगा, एनर्जी देगा, लेकिन अगर जरूरत है तो ये सिंथेसिस भी कर सकता है। रेस्पिरेटरी पाथवे से अपने मॉलिक्यूल्स को उठाएगा और उससे सिंथेसिस कर लेगा। ये आपका एम्फीबॉलिक पाथवे। और लास्ट में आपका आता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो, ठीक है। हम लोग रेशियो निकालते हैं, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? रेस्पिरेटरी रेशियो निकालते हैं, RQ से डिनोट करते हैं इसको। RQ क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं कितना CO2 हमारा कंज्यूम हुआ, सॉरी हाँ, कितना इवॉल्व हुआ डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। हाँ, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम और CO2 इवॉल्व किया, तो RQ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना CO2 इवॉल्व किया अपॉन कितना O2 कंज्यूम हुआ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के केस में हमारा RQ का वैल्यू आता है 1। क्यों? क्योंकि 6 CO2 हमारा इवॉल्व हो रहा है जिसमें हमारा 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हमारा RQ का वैल्यू 1। प्रोटीन में RQ का वैल्यू आता है हमारा 0.9, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। और फैट में
फैट में आपका RQ का वैल्यू आता है 0.7, बस ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में RQ 1, प्रोटीन में 0.9, फैट में 0.7, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हो कि प्रोटीन P है और इसका वैल्यू कुछ 9 जैसा है, ठीक है। और वैसे ही F से फैट और S से 7 लिखोगे, ये दोनों याद रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का 1 याद रहता है, तो कैसे याद रह सकता है? प्रोटीन का 0.9 और फैट का 0.7, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोगों को RQ का वैल्यू रियलिटी में हमेशा 1 से ज्यादा मिलता है। RQ का वैल्यू रियलिटी में 1 से ज्यादा मिलता है। सीपीजे क्या रीजन है कि हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे, हम लोग बाकी चीज भी कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा ये रीजन है कि हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे, हम लोग बाकी चीजें भी कंज्यूम कर रहे हैं, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि प्रोटीन और फैट कभी भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, आर नॉट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। प्रोटीन फैट कभी भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए भी RQ का वैल्यू क्या करेगा? वैरी करेगा, ठीक है, याद रहेगा। एक फैट का एग्जांपल दिया हुआ है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल का, ट्राइपाल्मिटीन, ये याद रखोगे। ऐसे पूछे ट्राइपाल्मिटीन का आपका RQ का वैल्यू क्या है, तो वो आपका 0.7 है, ठीक है। ये फैटी एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है। चैप्टर कंप्लीट। एक बार रीड कर लो ये दोनों, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट और RQ, बुक से रीड कर लो एक बारी। और बेटा आप बुक खरीद लो, NCERT बहुत जरूरी है। भले ही सेशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर आप तैयारी करो तो आपको बुक चाहिए। क्या हो गया, कोई डाउट है? क्या हो गया, पूछो। एम्फीबॉलिक पाथवे, वही मैं बता रही थी यहाँ पे। बस डुअल पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे, कैनाबॉलिक पाथवे होता है, मतलब ब्रेकडाउन भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है। और मैं पढ़ाई है वो चैप्टर। अभी आप लोगों ने 3 DPP मिलेगा ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का। और अब से जो DPP मिलेगा उसमें आंसर्स ऐड रहेंगे, ठीक है। आंसर इनसे फायदा कि जो नहीं सॉल्व करते उनके लिए आंसर्स है, लेकिन एग्जाम से पहले तो वो चाहेंगे ना कि उनके पास DPP के आंसर्स हो, प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम से पहले। बट प्रैक्टिस तो लोग करते हैं ना सारे टाइप के क्वेश्चन। और नीट लेवल ऐसा नहीं बहुत टफ है, सब NCERT से लाइन उठा के दिया हुआ है। अब इस पूरे चैप्टर में कहीं से कोई भी डाउट है तो पूछो, या जो चीज समझ में नहीं आएगा वो पूछो, क्योंकि दोबारा घूम के अब इस चैप्टर पे नहीं आने वाले है। अभी केमिस्ट्री में आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे क्लास 12 में, उसमें पूरा यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, यही सब पढ़ना है। उधर सेम चीज, बस उधर क्या है कि इधर बस हम लोग नाम पढ़े ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, उधर आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी ये सब पढ़ोगे उधर। ये चीज ठीक है, बता देती हूँ। इससे पूछेगा कि आपका फैट किस में टूटता है और फैटी एसिड क्या बनता है। तो फैटी एसिड हमारा कैसे एंटर करेगा, एसिटाइल के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। प्रोटीन किस में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड कैसे एंटर करेगा, या तो पायरुवेट एसिड के थ्रू या फिर एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ये दिया हुआ है कि अगर ये एकदम आइडियली ऐसे ही प्रोसेस चले, ठीक है, बिना इसका बीच में कोई इंटरमीडिएट कहीं और यूज हुए, तो हमारा टोटल कितना आएगा 38 ATP, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। ये बस हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट्स कहीं और भी यूज हो जा रहे हैं, ठीक है।
तो हमारा क्या होगा, जब अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लूकोज का, तब 38 एटीपी मिलेगा। एनारोबिक कंडीशन में, फर्मेंटेशन के केस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो एटीपी कितना मिलता है उसमें, 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। बस यही चीज दिया हुआ है पूरे पैराग्राफ में, बस यही चीज दिया हुआ है। फिर ये भी है कि प्रोटीन और फैट भी इसमें एंटर करते हैं, और ये भी क्या कर सकता है, थोड़ा ऑल्टर तो कर सकते हैं ना एटीपी का नंबर, और इसके भी कुछ इंटरमीडिएट्स कुछ और भी बना, जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट, ये अमीनो एसिड बना सकता है, ये एस्पार्टिक एसिड बना सकता है बेसिकली, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, ये क्या बनाता है, ग्लूटामेट बनाता है, ठीक है, अमीनो एसिड ग्लूटामेट बनाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम क्लोरोफिल का पायरोल रिंग बनाता है ये। तो इंटरमीडिएट्स कहीं और भी एंटर कर सकते हैं, तो उस टाइम के केस में 38 एटीपी नहीं देगा, लेकिन कंप्लीट आइडियल ऐसा प्रोसेस चले एकदम परफेक्टली ऐसे कि जितना ग्लूकोज है सारा पायरुविक एसिड बना है, सारा एसिटाइल कोएंजाइम बना है, सारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करे तो कितना आएगा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। बस क्या करते हैं ना, पहले हम लोग डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज भी इस चैप्टर का भी डीपीपी मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ, एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ चैप्टर मेरे को समझ में आया। क्वेश्चंस बनता है ना, ऐसे लगता है कि हम लोग पढ़ते जा रहे, लेकिन कितना दिमाग में गया ये क्वेश्चन बनाकर ही समझ में आता है। वैसे ही प्लान किंगडम भले बोरिंग है लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं, और हमें बस मतलब है क्वेश्चन बनाने से, क्वेश्चंस बन जाने चाहिए बस। स्टार्ट करें डीपीपी। इसमें 18 तक बना लिए थे ना डीपीपी 2 में। बट एक बार फिर देख लो, इसमें कोई दिक्कत, जितना आप लोग पढ़ लिए सारे को रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तक, क्या नहीं समझ में आया? सेल साइकिल अच्छे से पढ़े थे? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में कितने स्टेजेस हैं? 4। मैं पूछी प्रोफेज 1 में कितने स्टेजेस है, इसके सब स्टेजेस। डाइकाइनेसिस, वेरी गुड। डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 9। During which stage of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each chromosome split? मतलब माइटोसिस में भी स्प्लिट करेगा और मियोसिस में भी स्प्लिट करेगा। मियोसिस में 1 और 2 है। अब बताओ। सबसे पहले बताओ स्प्लिट कब करता है? एनाफेज में। तो माइटोसिस में तो एनाफेज हो जाएगा, और मियोसिस 2 में किसमें स्प्लिटिंग होता है? एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में क्या होता है बेटा? नहीं, एनाफेज 1 बताओगे, एनाफेज 1 में। हाँ, बस उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम से सेपरेट होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होता है, उसमें हमारा क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होता है, सिस्टर क्रोमैटिड एक ही तरफ जाते हैं, ठीक है। और एनाफेज और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। तो 19 का आपका क्या है? डी। 20 डाइकाइनेसिस, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वो रिकॉम्बिनेशन में होगा बेटा। हाँ, डाइकाइनेसिस, हाँ, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनाइजेशन ऑफ चायज़-माटा। पैकेटीन में क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पे रिकॉम्बिनेशन होता है। इंजाइम क्या यूज होता है? रिकॉम्बिनेज। फिर जाइगोटीन में क्या हो रहा है? हाँ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। प्रोटीन में हाँ, थिन थ्रेड, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा? सी। 21 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। गलत है। कब दिखता है टेट्राड? टेट्राड कब दिखता है? जाइगोटीन में टेट्राड दिखता है। जाइगोटीन में दिखता है, हाँ।
टेट्राड हमें कब दिखता है? जाइगोटीन में। हाँ, दूसरा है ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, सही है, बी वाला सही लग रहा है। तीसरा टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन, गलत है। कब होता है टर्मिनलाइजेशन? कब होता है? डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है। फिर डी ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज, ये भी सही लग रहा है। और ई क्या? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत है। किसके बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर? किसके बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर? पैकेटिंग में होता है, ठीक है। तो ये मेंशन नहीं है पैकेटिंग, बस दिया हुआ है कि सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो होता किसके बीच में? नहीं, वो सब ऐसा पूछा ही नहीं बेटा। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है आप लोग मुझे वो बताओ। ई वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है वो बस बताओगे। सिस्टर ऑफ काइनेटोकोर होता है, वो भी गलत है। क्रॉसिंग ओवर मैं बोली थी, ये सब स्टेटमेंट ना डायरेक्ट याद ही कर लो। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होता है होमोलोगस, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड दिया हुआ। बेटा आपको डिफरेंस पता है कि समझा दो फिर से। एक ये क्रोमोसोम है हमारा और एक ये क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है। मान लो दोनों क्रोमोसोम 21, ये भी क्रोमोसोम 21 है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और किनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? 21 का क्या होगा? ए। 22 द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज? पैकेटिंग। Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? Anaphase 2. 24. Bivalent or tetrad formation is a characteristic of observed during, हाँ वहां पे स्पेलिंग तो करेक्शन का जाइगोटीन लिख देना, ठीक है, जाइगोट लिखा हुआ है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज। Question number 25. Identify the correct sequence of events during prophase 1 of meiosis. B या D? D. B. चलो देख लेते, पहले B देखते। ठीक है, पहले B देखते। B में क्या? सबसे पहले A, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। वही ना बेटा, पहले तो आपका विजिबल होता है, पहले लेप्टोटीन होता है, उसके बाद ना आपका सिनेप्सिस होगा। डी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा आपका? क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये किस में होता है? लेप्टोटीन में होता है। इसके बाद सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में होता है। फिर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पैकेटीन। Dissolution of synaptonymal complex डिप्लोटीन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़माटा डाइकाइनेसिस, डी में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26. Which stage of meiosis can last for months or years in oocytes of some vertebrates? Diplotin. Regarding meiosis, which of this statement is incorrect? There are two stages of in meiosis, meiosis 1 and 2. Where pairing of homologous chromosome and recombination occurs in meiosis 1. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. ठीक है, और DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. गलत है। The appearance of recombination nodule on homologous chromosome during
क्या है? साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स. क्वेश्चन नंबर 29. Which one of the following never occurs during mitotic cell division? आप लोग क्या मार्क कर रहे हो? डीपीपी नहीं लाए हो? तो कल ही ले रहा था, आप लोग सब कहाँ थे? एक ही बार में सब फोटोकॉपी हो जाता. बी डी कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड नहीं होता है. प्रोफेज में वही तो काम है, कंडेंसेशन नहीं होता है क्रोमैटिड का, क्रोमोसोम बनने लगता है. दूसरा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइंटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी होता है. ये होता है हमारे मेटाफेज में. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ये भी होता है बेटा, ये एस फेज में होता है, सॉरी प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज में होता है. और पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये होता है माइटोसिस में. होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग माइटोसिस में नहीं होता है. ये गलत हो गया आप लोग का क्वेश्चन, आपका गलत हो गया. आप लोग क्या मार्क कर रहे हो? डी करे थे. एक बार जब मार्क करो ना तो एक बार एलिमिनेशन से देख भी लो कि बाकी ऑप्शंस आप गलत क्यों बोल रहे हो या बाकी ऑप्शंस आपको क्यों नहीं लग रहा है. फिर क्वेश्चन नंबर 30. विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्माटा एज अ डिस्टिंक्टिव फीचर? Dikinesis. The fruit fly has 8 chromosomes, 2n in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 is 8, what will be the number of chromosome after S phase? 8. Chromosome कभी change नहीं होता mitosis में. Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? Anaphase 2. Dissolution of synaptonymal complex occurs during डिप्लोटी. ये बता दो, जाइगोटीन में क्या हो रहा है? सिनेप्सिस. पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर. डिप्लोटीन चायस्माटा. डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन. कौन सा ऑप्शन होगा? ए. सेल्स इन जी नॉट फेज एग्जिट कर देता है सेल साइकिल. The stage during which separation of the paired homologous chromosome begins? Diplotin. In meiosis, crossing over is initiated at C. Pachytene. 38. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? Synapsis. Synapsis. पैकेटीन. ये मुझे लग रहा है सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. करेक्ट इवेंट्स में करने डी देख लेते हैं पहले. सबसे पहले सिनेप्सिस, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्माटा, फिर डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. सही है डी. फोर्थ आपका रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है. फोर्थ आपको ना डीपीपी 1 में मिल जाएगा, क्वेश्चन 22. ठीक है, ये रिपीटेड है, डायग्राम ऐड नहीं हुआ है. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं उधर डलवा दी थी. देखो दोनों में आपका 2013 दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन 2013 दिया हुआ है. डीपी 1 का क्वेश्चन 22 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 यही है, इसमें रिपीट हो गया है और इसमें डायग्राम भी ऐड नहीं हुआ है. ठीक है, हाँ तो वो क्वेश्चन कट कर दो, वो क्वेश्चन वहां पे कट कर दो, वो क्वेश्चन दे चुकी हूँ आगे में. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5. ड्यूरिंग मियोसिस 1 the chromosome starts pairing at zygote. क्वेश्चन नंबर 4 DP1 में क्वेश्चन 22 है. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6. द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर्ड ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड वेलवेट. वेलवेट क्या होता है? बाइवैलेंट. Bivalent. 7th. During gamete formation, the enzyme recombinase participates during prophase 1. prophase 1 में कहाँ पे हो रहा है? enzyme recombinase पैकेटीन में. Question number 8. Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated with their centromere. Anaphase 1.
देख लो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी का है ना वही उठा के आता है। तो आप लोग इजी समझने के लिए पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना मत बोलो। सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। सही है, सही लग रहा है आपको? ये क्या है? गिवन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिविजन, विच इज दिस स्टेज? कौन सा स्टेज है? प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। कौन सा इवेंट हो रहा है? कौन सा इवेंट हो रहा है? हाँ, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? प्रोफेज 1 क्या हो रहा है? पैकेटीन में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और जो फिर जो बाद वाला डायग्राम दिखा रहा है ना, वो आपका डाइकाइनेसिस के बाद है, जब टर्मिनलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो कहां पे रहा है? सी, प्रोफेज, प्रोफेज ऑफ मियोसिस। क्वेश्चन 11, इफ यू प्रोवाइडेड द रूट टिप ऑफ अनियन इन योर क्लास, यू आर आस्क्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कौन सा स्टेज? मेटाफेज। Which one of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following precedes reformation of nuclear envelope? precedes मतलब इसके बाद क्या आने वाला है? precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle, मतलब सेल साइकिल के तुरंत बाद होने वाला है। साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब मैं बता रही हूं कि एम फेज के तुरंत बाद क्या होगा? जीवन के पहले कुछ होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? एनिमल्स में एक कंट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा और वो कंप्रेस करके टूटेगा, ठीक है। और प्लांट्स में क्या होगा? फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगा, फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगा। तो देखो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द कंट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। 12 का है सी। मतलब ये आपको बेसिकली पूछ रहा है साइटोकाइनेसिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has. सोमैटिक सेल मतलब एक माइटोसिस का बात कर रहे हैं, और एक आपका बात किया है गेमेट मतलब मियोसिस का। दोनों में एस फेज का बात हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? सॉरी, अंतर नहीं, दोनों में कौन सा स्टेप हो रहा है, क्या दिखने वाला है? आप देखो, चारों ऑप्शन पढ़ो। आपका क्रोमोसोम पे कहीं चेंज होने वाला है एस फेज में? बेटा दोनों के एस फेज में कहीं क्रोमोसोम में चेंज नहीं होगा, खाली क्या होगा? डीएनए डबल होता है। हाँ, सेम द नंबर ऑफ नंबर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। डी हो जाएगा इसका आंसर आपका, 13 का डी। और फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, द एंजाइम recombinase होता है। recombinase is required at which stage of meiosis? पैकेटिंग, ठीक है। हो गया डीपीपी सारा? गेमेट का फ्यूजन हो रहा है, मतलब गेमेट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ सिनाप्सिस का बात हो रहा है। सिनाप्सिस सिर्फ क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, और गेमेट क्या है? गेमेट में आपका न्यूक्लियस अगर ऐसा फ्यूज कर रहा है, नहीं है मेल और फीमेल गेमेट वाला ऑप्शन। मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम है, गेमेट नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है अंतर? गेमेट का फ्यूजन हो रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है।